नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने वाले पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और न ही विपक्ष, और दोनों तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम श्रवण जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ विपक्ष ने इस तरीके के हिंट दिए कि सरकार बनाने की कोशिश से वो भी पीछे नहीं हट सकते। हालांकि इस तरीके कोई स्पष्ट साफ बयानबाजी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इंतजार हो कि जनता दल यूनाइटेड जिसके पास 12 सीटें हैं और टीटीपी जिसके पास 16 सीटें हैं, ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनना मुश्किल हो पाएगा। और इसीलिए तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं, बड़ी बड़ी शर्तों की बात की जा रही है, तमाम तरीके के दबाव की बात की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि दोनों ही दल और उनके नेता पलटी मारने में उस्ताद हैं। लिहाजा अगर अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बन भी जाए तो कितने दिन चलेगी, कितनी स्थिर रहेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन को वाकई में सरकार बनाने की कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस कार्यक्रम में। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए आशुतोष जी, लड़ाई नए सिरे से चालू हो गई है। आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज देखी हो, शेयर मार्केट के घोटाले को लेकर 30 लाख करोड़ का जो स्कैम हुआ है, जो भारत के इतिहास में हर्षद मेहता का शेयर घोटाला अभी तक लोग जानते थे, पर उसमें कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया, कभी होम मिनिस्टर का नाम नहीं आया। ये जो राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया, जेपीसी की मांग की है, और जिस तरह के चर्चाएं उन्होंने की हैं, जिस तरह के स्लाइड्स दिखाए हैं, उसने जो लड़ाई है उसको उसमें दो चीजें साफ कर दी हैं जी। एक तो ये साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस अभी कोई मूड में नहीं है कि वो सरकार बनाना चाहता है। उसका जो मकसद जो नजर आता है वो ये दिखता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के पहले ही सरकार को गिरा दिया जाए। दूसरा ये कि आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीख थी ऑफिशियली घोषित नहीं थी, पर टेंटेटिवली जो थी वो आगे बढ़ गई है। और कारण ये बताया जा रहा है कि जो घटक दल हैं, खास करके जेडीयू और तेलुगु देशम, चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार, उन्होंने सबसे पहले एनडीए के एजेंडे को फाइनल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को फाइनल करने की बात की है। देश का मूड किस तरफ जा रहा है, आगे क्या हो सकता है, वो आपने देखा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर क्या हुआ है। ये पहली घटना है चुनाव के बाद की कि लोगों का जो कि नाराजगी और आक्रोश जो बैठा हुआ है मन में। मैं ट्विटर को देख रहा था, एक्स को, किसी पत्रकार ने गोदी मीडिया के पत्रकारों को सलाह दी है कि वो बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकले। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि जो देश की राजनीति है या देश का जो आगे आने वाले दिन हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब एक अंदर जो बहुत सारा दबा हुआ है वो लगातार अब मुझे लगता है कि वो फूट कर बाहर आने वाला है। और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने नोटिस किया हो जी, पत्रकारों के साथ उनकी जो बातचीत है, पत्रकारों को जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया,
मुझसे किसी ने दो सवाल किए आशुतोष जी। हम्म। एक सवाल ये था कि ये क्या हो गया, तो मैंने कहा कि पटना के पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के समर्थन में जो रोड शो हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी थे उस रोड शो में, और पीएम ने जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल, वो नीतीश कुमार के हाथों में थमा दिया था। जी। और हम पूरे देश ने देखा कि नीतीश कुमार का चेहरा किस तरह से गमगीन और किस तरह से बुझा हुआ था। हम्म। नीतीश कुमार ने अब जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर मोदी जी के हाथों में थमा दिया है, और अब मोदी जी जब तक सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार के तीर को हाथों में थामे रहेंगे। जेडीयू और तेलुगु देशम के 28 लोगों ने कुछ देखिए कुछ संयोग बना है, पूरे देश को या पूरी संसद को या बाकी पूरे बहुमत को बंधक बना लिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है हम्म। कि ये जो 28 लोग हैं या दो नेता हैं, अगर ये इधर से उधर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, हम्म। हम्म। तो पूरा का पूरा सत्ता का संतुलन बदल सकता है, बिगड़ हम्म। सकता है। हम्म। आप जरा उन दिनों की कल्पना कीजिए जब नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर किस तरह की चर्चाएं की जाती थी, और ये माना जाता था कि वो बीजेपी के लिए एक लाइबिलिटी साबित हो गए। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश कुमार इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे। हमारी बातचीत का मुद्दा यह है आशुतोष जी की क्या राहुल गांधी को सरकार बनाने की जल्दबाजी करना चाहिए कि नहीं करना हम्म। चाहिए। हम्म। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी को बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए। हम्म। उसका दो कारण है। मोदी जी के प्रति, अमित शाह के प्रति राहुल गांधी के मन में एक बहुत जबरदस्त तरह का गुस्सा है। इस समय वो प्रकट भी हो रहा है, वो आज भी प्रकट हुआ। और ये सही भी है, जिस तरह से राहुल गांधी को कॉर्नर किया गया, संसद में ह्यूमिलिएट किया गया, हम्म। अदालतों में किया गया। एक होना चाहिए, गुस्सा होना भी चाहिए, मकान खाली करवाया गया। पर दिक्कत क्या है कि ऐसे माहौल में, ऐसी मानसिक स्थिति के साथ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और वो मोदी जी के प्रति और अमित शाह के प्रति विंडिक्टिव होकर काम करती है, तो वो 1977 के प्रयोग की तरह, असफल प्रयोग की तरह बूमरैंग करेगा, और मोदी जी के प्रति एक तरह की सहानुभूति की लहर दौड़ पूरे देश में दौड़ जाएगी, जी। और ये उनकी सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम्म। मोदी जी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देना चाहिए। अभी जो जिस तरह की नाराजगी, जैसा मैंने चंडीगढ़ का जिक्र किया आपको, जी। वो नाराजगी काफी भरी हुई है, लोगों में भी भरी हुई है, कांग्रेस में भी है, विपक्षी दलों में भी है। उसको थोड़ा सा शांत होने का मौका मिलना चाहिए, कूलिंग पीरियड मिलना चाहिए। हम्म। हम्म। मोदी जी को सरकार बनाने देना चाहिए, बल्कि सरकार बनाने में मदद करना चाहिए। क्या होने क्या वाला है,
चंद्रा बाबू की इतने सालों के बाद सत्ता में वापसी हुई है, वो केंद्र से अपार धन की मांग करने वाले हैं, स्पेशल पैकेज की मांग करने वाले हैं, ब्लैकमेल करने वाले हैं। बिहार में अगले साल चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है विधानसभा के। बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हुए हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को लेकर किए हैं मोदी ने, आंध्र को स्पेशल पैकेज को लेकर किए हुए हैं। ये सारी मांगे अब उठने वाली हैं और नीतीश कुमार मांग करेंगे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की। महाराष्ट्र में और हरियाणा में इसी साल चुनाव है विधानसभाओं के, अक्टूबर में चुनाव है। आपने देखा कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसमें ये दो अग्रणी राज्य हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो है अपने आप में, बंगाल भी है, पर हरियाणा सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र भी है। और फडणवीस ने इस्तीफा देने की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। अजीत पवार एनडीए की बैठक में नहीं गए। तो ये इस समय मोदी जी भयानक संकट में हैं, आंतरिक रूप से भी हैं। चर्चाएं चल रही है कि क्या शिवराज सिंह को नड्डा की जगह पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या आरएसएस का इतना प्रेशर है। मोदी जी को उनकी गारंटियां पूरी करने का दबाव डालना चाहिए। उन्होंने रोजगार की बात कही है, महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही है, और प्रतीक्षा करना चाहिए कि इसके लिए पैसा कहां से आता है। उन्होंने दावा किया था कि जो जीडीपी है वो 8% हो गई थी। पता चल जाएगा कि 8% हुई है कि नहीं हुई है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बनाकर तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की वो बात करते रहे हैं मोदी जी। ये सारी तमाम चीजें हैं जो अब चुनौती के तौर पर रियल टर्म्स में मोदी जी के सामने आने वाली है। और राहुल गांधी ने आज कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने बताया कि विपक्ष कितना ताकतवर हो गया है, उसकी ताकत क्या है, उसके पास कितने लोग हैं, ये भी बता दिया उन्होंने। तो एक नए किस्म का मूड नजर आ रहा है देश में, पॉलिटिक्स में, राज्यों में। और सबसे बड़ी बात यह कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो और भी अलग है। राहुल गांधी पूर्व में कह चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि अगर वो सरकार में आ भी गए, मतलब इस चुनाव के दौरान नहीं कहा पर उसके पहले कहा था, उन्होंने कई बार कहा है कि वो अगर सरकार में आ भी गए तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में संघ और भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो कब्जा अभी कायम है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब वो तमाम लोग जो मतलब न मीडिया से गए हैं, न सिस्टम से गए हैं, न जुडिशरी से गए हैं, जुडिशरी से रिटायर होते ही चुनाव लड़ने वाले अगर हैं और 600 लोग अगर
इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं, जुडिशरी के, न्यायपालिका से जुड़े, तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो अभी इंडिया अलायंस के पक्ष में काम करने दे ऐसी स्थिति नहीं है। तो राहुल ने जैसे कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश को मोदी और शाह की जरूरत नहीं है। हो सकता है राहुल का कहना सही हो, और जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और जो डिटेल्स आ रही हैं जी कि 500 मतों के डिफरेंस से कितनी जगह बीजेपी जीती है और 1000 मतों के डिफरेंस से कितनी जगह जीती है, और उसकी जो संख्या है 130 के करीब है, 120 के करीब है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जहां 500 और 1000 से बीजेपी के लोग जीते हैं। तो ये अब पूरा मामला धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही है। जो मुद्दा है इस समय वो कांग्रेस के साथ भी है, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, 56 सीटें हैं। और कांग्रेस का ये मतलब हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी प्रदेश हैं, कांग्रेस के प्रदेश हैं, और यहाँ कांग्रेस का सफाया हो गया है। तो कांग्रेस के लिए अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। मतलब आप केवल इस आधार पर कि आप सरकार बना सकते हैं, 28 लोगों को अपनी तरफ जोड़कर बना सकते हैं। बिहार और झारखंड भी है जहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव की है वो कभी हम अगली किसी बातचीत में लाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस, ये 3 दल जो थे, जो बहुत ही राजनीति में काफी अपनी अहमियत को चुनावों के पहले तक आक्रामक तरीके से पेश कर रहे थे, वो तीनों के तीनों लुप्त हो गए, लगभग लुप्त हो गए। अगर आप आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें, 2-3 सीटें अगर पंजाब की छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। बीआरएस को कुछ नहीं मिला है, बीएसपी को कुछ नहीं मिला है। तो पॉलिटिक्स जो है इस समय देश की एक नए मोड में है, और इसको थोड़ा सा मैच्योर होने देना चाहिए। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है देश में राजनीतिक दलों के बीच में, उसको मैच्योर होने देना चाहिए। और इंडिया अलायंस को के दलों को, खासकर कांग्रेस को, अभी अपने घर के अंदर भी झांकना चाहिए कि उसको कैसे पार्टी को मजबूत करे। क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि ये समय नहीं है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आए। जी भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार को अपने ही बोझ तले डूबने या कोलैप्स होने का मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद जो इंडिया अलायंस सरकार में आएगा या बनेगी सरकार, मेरा ऐसा मानना है कि वो थोड़ी सी ज्यादा लंबे समय चलेगी। तब तक राहुल गांधी समझ जाएंगे कि उनको जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं, जो न्याय देना चाहते हैं, जो 25 गारंटियां हैं, जो 30 लाख नौकरियां हैं, उनके जो घोषणा पत्र में उन्होंने तमाम जो चीजें कही हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे, इसके ऊपर भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो संक्रमण काल है एनडीए के सत्ता में आने और इंडिया गठबंधन के आने के बीच का, वो काफी देश के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो कई चीजें तय करने वाला है। जी, थैंक यू सर।